पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत विषय पर चर्चा की थी। जो आपका अगला टॉपिक है सिलेबस में दिया गया है 4th सेमेस्टर में विद्यालय प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं। आपका पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। उसी में एक यूनिट है कि विद्यालय प्रबंधन में शैक्षिक अभिकर्मियों की भूमिका। तो शैक्षिक अभिकर्मी का मतलब शिक्षा के कर्मी, शिक्षा के अभिकर्मी। तो विद्यालय में कौन कौन से ऐसे अभिकर्मी हैं, तो पहले तो आप यह जान लीजिए कि विद्यालय में कौन कौन होता है। प्रधानाध्यापक होता है, शिक्षक होते हैं। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना 3 चीज़ों के सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती। तो शिक्षा की प्रक्रिया तभी संचालित हो पाएगी जब शिक्षक होगा, जब बच्चे होंगे, जब पाठ्यक्रम होगा। तो सबसे पहले प्रधानाध्यापक एक अभिकर्मी के रूप में होता है, अध्यापक होते हैं। अगर हम विद्यालय से ऊपर की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, विकास अधिकारी हैं, डायट के प्राचार्य हैं, डायट में मेंटर हैं, तमाम प्रशिक्षण कर्मी हैं। तो इन लोगों की भी समय समय पर भूमिका सुनिश्चित होती है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं विद्यालय के प्रबंधन में अभिकर्मियों की क्या भूमिका है। तो पहला हम देखते हैं प्रधानाध्यापक की भूमिका। आप सभी लोग जानते हैं प्रधानाध्यापक विद्यालय की केंद्रीय धुरी है। प्रधानाध्यापक का काम है कि वह विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति करे, सभी लोगों को साथ में ले करके चले। ऐसी नीतियाँ जो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की गई हैं, बनाई गई हैं, उनका वह प्रशासनिक अधिकारी है विद्यालय में। तो अध्यापकों के सहयोग से छात्रों का सर्वांगीण विकास करे, विद्यालय को वह सकारात्मक दिशा की ओर ले जाए। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जितना कुछ होता है, टाइम टेबल बनवाना अपनी देख रेख में, बच्चों को समय समय पर खेलकूद की व्यवस्था करवाना, सभी अध्यापकों के कार्यों का बंटवारा करवाना, विद्यालय में अनुशासन की गतिविधि पर ध्यान देना, विद्यालय में पठन पाठन उचित ढंग से हो रहा है कि नहीं, सभी चीज़ों का निरीक्षण करना, भौतिक संसाधनों का, वित्तीय संसाधनों का और मानवीय संसाधनों का, तीनों का बखूबी समन्वय करना और विद्यालय के विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना, नीतियाँ बनाना, निर्देशन देना, ये प्रधानाध्यापक का कार्य होता है। तो प्रधानाध्यापक एक विद्यालय की केंद्रीय धुरी के रूप में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करता है। दूसरा, अब हम बात करेंगे दूसरे अभिकर्मी की कि विद्यालय के विकास में, विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका या अध्यापक की भूमिका। तो विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। आप जानते हैं कि एक कुशल, योग्य, प्रशिक्षित अध्यापक अपने छात्रों के व्यवहार को समझता है, व्यवहार का अध्ययन करता है और बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उचित शिक्षा का प्रबंधन करता है। तो एक कक्ष में अध्यापक ठीक ढंग से अपना कार्य करे, उचित विधियों का प्रयोग करे, उचित TLM के साथ शिक्षण कार्य करे, शिक्षण रुचिकर हो, आकर्षक हो, बालक को निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाए, बालक से मित्रवत व्यवहार करे अध्यापक, और खेल विधि का तमाम ऐसी विधियां हैं जो मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, बालक की रुचि, रुझान, योग्यता, आवश्यकता के अनुसार उचित शिक्षण दे करके बालक को देश के विकास के लिए, देश का एक योग्य, कुशल नागरिक बनाए। तो राष्ट्र के लिए योग्य नागरिकों का विकास करना शिक्षक का दायित्व है। शिक्षक का मुख्य दायित्व विद्यालय में होता है पठन पाठन का काम करना। तो अध्यापक अपने पठन पाठन का काम करें और विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए, छात्रों के विकास के लिए वो प्रधानाध्यापक के साथ मिल करके छात्रों के साथ एक पर्यवेक्षक की भूमिका में काम करें, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। हम तीसरी बात एक और करते हैं कि बालक भी
अभिकर्मियों के रूप में काम करते हैं। आप सोचें कि बालक कैसे अभिकर्मी होते हैं, तो बालक अभिकर्मी नहीं, हर विद्यालय में एक बाल सरकार बनाई जाती है। तो बाल सरकार की भी भूमिका होती है। बाल सरकार की भूमिका का मतलब होता है जैसे छात्रों में अनुकरण करने की क्षमता होती है, तो सभी छात्र अनुकरण करते हैं। तो जैसे हमारी सरकार राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, ऐसे विद्यालयों में बाल सरकार बनाई जाती है। बाल सरकार बनाने का उद्देश्य यह है कि बालकों में अनुकरण के द्वारा प्रशासनिक शक्ति का विकास हो, प्रशासनिक क्षमता का विकास हो, नेतृत्व की क्षमता का विकास हो, एकजुट कैसे काम करते हैं, कैसे किसी समस्या का समाधान करते हैं, कैसे हम व्यवस्था करते हैं, तो इन सबों को लेकर के बाल सरकार बनाई जाती है। बाल सरकार में बहुत सारे विभाग बनाए जाते हैं, तो उसमें तमाम प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति होती है और बच्चे स्वयं चुनते हैं और वो नियुक्त होते हैं। जैसे एक बनाई जाती है प्रार्थना सभा, तो प्रार्थना सभा में जो बना दिया जाएगा उन लोगों का ये दायित्व होगा कि प्रार्थना की व्यवस्था ठीक ढंग से चले। दूसरी होती है सफाई व्यवस्था, तो सफाई विभाग होता है, सफाई विभाग वही देखेगा जो सफाई व्यवस्था, उसमें सफाई के लोग होते हैं। DM विभाग मध्याह्न भोजन योजना, कि भोजन कैसे बच्चे सही ढंग से खा लें, कैसे परसते समय कोई दिक्कत ना आए, हैंड पाइप पर हाथ धुलने में कोई दिक्कत ना आए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, तो इसके लिए मध्याह्न भोजन। पेयजल विभाग, तो पेयजल विभाग मतलब पानी की व्यवस्था, कैसे स्वच्छ जल बच्चों को शुद्ध जल मिले पीने के लिए। कक्षा व्यवस्था विभाग, कुछ बच्चे मॉनिटर बनाए जाते हैं, क्लासरूम में व्यवस्था मेंटेन रहे, कोई अनुशासनहीनता ना हो। पर्यावरण विभाग बनता है कि बच्चों को वृक्षारोपण के प्रति, पर्यावरण के प्रति, प्रदूषण के प्रति, स्वच्छता के प्रति, इस तरह के विभिन्न गतिविधियों में जो बच्चे रुचि लेते हैं वो पर्यावरण विभाग में उनको जोड़ा जाता है। खेल विभाग, हर शनिवार को बाल सभा का आयोजन होता है, उसमें खेल आयोजित होते हैं। खेल कब कराने हैं, कैसे कराने हैं, अध्यापक के निर्देशन में विभाग काम करता है। सांस्कृतिक विभाग, विभिन्न राष्ट्रीय दिवसों में, सांस्कृतिक दिवसों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन, 2 अक्टूबर के दिन, सुभाष चंद्र बोस जयंती, विभिन्न प्रकार की जयंतियां हैं जो विद्यालयों में मनाई जाती हैं। तो उस दिन क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, ये सांस्कृतिक विभाग की जिम्मेदारी होती है। बच्चे मिल करके अध्यापक के निर्देशन में अपना काम करते हैं। और बाल सभा विभाग, बाल सभा विभाग का मतलब होता है कि शनिवार को बाल सभा का आयोजन होता है, तो शनिवार को बाल सभा आयोजित होती है। ठीक है, तो बाल सरकार के क्या लाभ हैं? बाल सरकार के क्या लाभ हैं? बाल सरकार में पहला लाभ यही है कि बच्चों के अंदर प्रशासनिक क्षमता का विकास होता है, बच्चों में नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है, बच्चे MDM भोजन को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, कक्षा में व्यवस्था बनी रहती है, साफ सफाई, बागवानी, वृक्षारोपण, हरा भरा पर्यावरण बनाने में सहायता मिलती है, विद्यालय की प्रशासनिक क्षमता में बच्चों की सहायता से वृद्धि होती है। तो विद्यालय के नियंत्रण में, उसके प्रबंधन में, उसके प्रशासन में बच्चों का सहयोग मिलता है और छात्र अनुकरण करके अपने अंदर बहुत सारी कुशलताओं को विकसित करते हैं, जैसे नेतृत्व की शैली का विकास, प्रशासनिक शैली का विकास, विभिन्न प्रकार की जो उनकी रुचियाँ होती हैं वो इसके माध्यम से सामने आती हैं। अब विद्यालय के प्रबंधन में माता पिता और अभिभावकों की भी भूमिका होती है। तो आप सभी जानते हैं 2 तरह का संगठन बनता है, हम कहते हैं PTA और MTA। PTA का मतलब है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, काट दो ना, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, वीडियो बंद करो। PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं अभिभावक शिक्षक संघ, और दूसरा एक संघ होता है MTA मदर टीचर एसोसिएशन, मातृ शिक्षक संघ। इनकी भी बड़ी भूमिका होती है बालक के विकास में और विद्यालय प्रबंधन में। तो अभिभावकों को और माताओं को इस संघ में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। सभी अभिभावक को चाहिए कि जिस दिन अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक बुलाई जाए वो जाएं। बच्चों से संबंधित, विद्यालय से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित यदि कोई शिकायत है, कोई उनके सकारात्मक सुझाव हैं, तो वो समय समय पर कक्षाध्यापक को, प्रधानाध्यापक को, प्रबंधक को उपलब्ध कराएं
और विद्यालय की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों से संबंधित अगर बच्चे की कोई समस्या है तो वह गार्जियन के साथ मिल करके, माता के साथ मिल करके इसमें सकारात्मक सहयोग दें। बालक के विकास के लिए ये दोनों संघ काम करते हैं। इन दोनों संघ का काम है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। यदि कोई कहीं भी समस्या आ रही है तो आपस में मिलजुल करके बातचीत करके उसका सकारात्मक समाधान ढूंढा जाए। छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, साज सज्जा बागवानी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए समय समय पर ये दोनों संघ सुझाव देते हैं। इसी क्रम में एक मीना मंच बना। मीना मंच में आप लोगों ने देखा होगा, मीना जो है ये यूनिसेफ की एक काल्पनिक कार्टून है। मीना मंच का कार्यक्रम टीवी में भी आता है और जो हमारे 6, 7, 8 के परिषदीय विद्यालय चलते हैं उनमें भी है। तो ये 1990 में इसकी शुरुआत हुई, इस कार्टून की, मीना मंच की। उसमें आपने देखा होगा मीना और राजू और एक उसका मिट्ठू तोता रहता है, ये तीनों मिल करके कार्टून बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मीना मंच है वो 1990 में इसकी शुरुआत हुई यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो यूनिसेफ के द्वारा ये शुरू किया गया 90 में मीना मंच। इसका उद्देश्य था कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, लिंग भेद को समाप्त करना। 2007 में ये प्रभावी हुआ, 2002 में इसका क्रियान्वयन हुआ, 1998 में ये जूनियर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 24 सितंबर 1998 को लागू किया गया और 2013 में यह जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भी आयोजित किया गया। तो मीना मंच का अभियान चलाया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देना, हर बच्चे को लिंग भेद के आधार पर कोई किसी का वंचन न हो, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के समान अवसर मिले, किशोर और किशोरियों को आत्मनिर्भरता मिले। किशोरियों की जो शंकाएं हैं उस संदर्भ में महिला टीचरों के द्वारा उस पर चर्चा की जाए। बच्चों में पेंटिंग, कढ़ाई, बुनाई, जो उनकी प्रतिभा है उस प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे आएँ और बच्चों एवं महिलाओं में जो उनके अधिकार हैं उसके प्रति चेतना जागृत की जाए और जो प्रतिभाशाली हमारी बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए उनके कुशलताओं को विकसित किया जाए। तो जो बच्चा जिसमें सृजनशीलता है, लेखन की शैली है, कढ़ाई है, बुनाई है, पेंटिंग है, उस कौशल को विकसित किया जाए। इसमें भी मीना मंच बनाया जाता है। उस मंच में जो है अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं और अन्य 2 सदस्य होते हैं। मीना एक प्रेरणा का काम करती है। जो समाज में बुराइयां हैं, जैसे तमाम प्रकार की बुराइयां हैं कि विद्यालय में उपस्थिति को लेकर के, बाल विवाह को लेकर के, दहेज प्रथा को लेकर के, स्वास्थ्य और सफाई को लेकर के, लिंग भेद को लेकर के, गांव में स्वच्छता को लेकर के, इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम बनाए जाते हैं, नाटक बनाए जाते हैं और कार्टून के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ये बच्चों को दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, जिससे मीना को देख करके बच्चे प्रेरित हों और जो समाज में ये बुराइयां हैं उनको दूर कर सकें। तो मीना मंच का उद्देश्य यही है कि बच्चों को, विशेष करके बालिकाओं को सशक्त किया जाए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। आज तक के लिए इतना ही, अब अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।